हाय गाइस, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 8th चैप्टर फायर हिम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फायर हिम पोम के पोइट के.एन. दारूवाला के बारे में इन शॉर्ट जीवन विवरणी देखे थे और आज हम लोग इनके द्वारा रचित बहुत ही फेमस पोम फायर हिम के बारे में इन डिटेल चर्चा करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, के.एन. दारूवाला को लैंडस्केप पोइट कहा जाता है, यह ध्यान देने योग्य बात है। दोस्तों, कविता के प्रत्येक लाइन शुरू करने के पहले मैं कुछ स्पेसिफिक जानकारियां दे दूं। दोस्तों, यह कविता जो लिखा गया है के.एन. दारूवाला साहब के द्वारा फायर हिम, यह बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पोम है, हार्ट टचिंग पोम है और वेल नीटेड पोम है, जिसमें बर्निंग घाट का डिस्क्रिप्शन है। बर्निंग घाट मीन्स होता है शमशान घाट, जिसे इंग्लिश में आप क्रीमेटोरियम भी कह सकते हैं। और जोरोस्ट्रियंस के रिलीजियस टेंडेंसी या बिलीफ्स या इंक्लिनेशन या लर्निंग भी रिवील करता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इस कविता में कवि दारूवाला ह्यूमैनिटेरियन अपील भी किए हैं, मानवतावादी विचारधारा को भी संयोजित कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किए हैं। और दोस्तों, सबसे पहले इस कविता में जो मूड पॉइंट है, एक जोरोस्ट्रियनिज्म को लेकर के और टावर ऑफ साइलेंस को लेकर के, इसे मैं संक्षेप में बता दूं। दोस्तों, जोरोस्ट्रियन जो रिलीजन होता है, जिसे हिंदी में पारसी धर्म कहते हैं, वे लोग में एक अजीब प्रचलन है, एक अजीब सा कस्टम है, ट्रेडिशन है कि वे लोग अगर मरते हैं तो उन्हें न तो फायर में कंसाइन किया जाता है और न ही अर्थ में बरी किया जाता है। कहने का मतलब है कि न तो उसे आग में जलाया जाता है, क्रीमेट किया जाता है, और न ही इस खाक में दफनाया जाता है, मिट्टी में दफनाया जाता है। एक अनूठा तरीका से इन लोगों के शवों को डिस्पोज किया जाता है। दोस्तों, इन लोगों के शवों को टावर ऑफ साइलेंस में जाकर के छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है। और दारूवाला साहब बाय रिलीजन जोरोस्ट्रियन ही हैं। जोरोस्ट्रियन मतलब पारसी धर्म को मानने वाले। दोस्तों, अभी जोरोस्ट्रियंस को मानने वाले लगभग 2.6 मिलियन पीपल है और यह 0.03% है। दोस्तों, जो जोरोस्ट्रियनिज्म है, जिसका संबंध कवि का है, उसमें एक और विशेषता है कि लाइट को ये लोग ऑस्पिशियस मानते हैं, शुभ मानते हैं, और डार्कनेस को इनऑस्पिशियस या अशुभ मानते हैं। चलिए, यहाँ पर तो हम ये सारी बातें देख ली हैं। अब थोड़ा सा और, इस कविता में कवि का कहना है कि जो हिंदू लोगों के परंपरागत विचारधारा है या हम हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों का जो परंपरागत विचारधारा है कि यदि लोग मर जाएं तो उसे क्रीमेट कर दें, यदि क्रीमेट नहीं किया जाए तो उन लोगों के आत्माएं भटकते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जोरोस्ट्रियनिज्म में होता है कि ये लोग जो नेचुरल एलिमेंट्स है, मेरा 5 नेचुरल एलिमेंट्स, जैसे अर्थ, स्काई, वाटर, फायर और एयर,
इन सभी फैक्टर्स को, एलिमेंट्स को ये लोग सीक्रेट मानते हैं, पायस मानते हैं और गॉड लाइक मानते हैं, और पर्सनली फायर को वे लोग पूजते हैं गॉड लाइक। इसलिए वे लोग जो है किसी भी व्यक्ति को जो जोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं वो आग में क्रीमेट नहीं करते हैं। चलिए, ये तो ये बात हो गई। अब टावर ऑफ साइलेंस के विषय में भी कुछ और अतिरिक्त जानकारियाँ। टावर ऑफ साइलेंस को हिंदी में दखमा कहा जाता है, इसे DEMA डेमा भी बोल सकते हैं आप। एक बहुत ही गोलाकार या वृत्ताकार ऊंचा स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, जिसके अंदर 3 गोलाकार खांचे भी होते हैं। तो पुरुषों के शवों को बाहरी खांचे में, महिलाओं के शवों को बीच वाले खांचे में, और बच्चों के शवों को सबसे नीचे वाले खांचों में रखा जाता है, छोड़ दिया जाता है। और जो कैरियन बर्ड्स हैं, जैसे भल्चर्स हो गया, क्राउच हो गया, डाउज हो गया, ईगल्स हो गया, इन सारे बर्ड्स के लिए आहार का साधन वह जो डेड बॉडीज है बन जाता है, या कॉर्कस जो है वह आहार बन जाता है बर्ड्स, स्पेशली बर्ड्स का। तो इनका धर्म बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनका मानना है कि यदि शरीर का अंत हो जाने पर भी वह शरीर दूसरों को काम आ जाए तो बेहतर है। एक और कहानी मैं कहता हूँ। मेरे ही गांव में एक मंदिर के पुजारी था, और उनका अंतिम इच्छा था कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को न दफनाया जाए और न ही जलाया जाए, मुझे पानी में फेंक दिया जाए। तो देखिए कितना कल्याणकारी भावना उसके अंदर व्यक्त रहा, और ऐसा ही हुआ। मरने के बाद जो है उसे पानी में बहा दिया गया। तो देखिए उनके जो शरीर का जो मांसल होगा, जो मांसल भाग होगा, उसे सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वे सारे उपभोग करेंगे, जिससे उसका भी भला होगा। तो दोस्तों, आज खैर ये सारी बातें रहा, और आज हम लोग फायर हिम कविता को प्रोसीड करते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लाइन है, द बर्निंग हार्ट इरप्टेड phosphorescence and wandering ghost lights frightened passers by. As moonlight scuttled among the bones, once strolling down past river bank and cart, we saw embers, losing their cruel readiness to the grey ash that swallows all. Half-cooked limbs bore witness to the fire's debauchery. My father said, "You see those half-burnt fingers and bone stubs? The fire at times forgets its dead. A Zoroastrian eye, my child fingers clenched into a little knot of pain. I showed to save fire from the sin of forgetfulness. It never forgot. And 20 years since, as I consigned my firstborn to the flames, the nearest tower of silence was 1,000 miles. The firm hymn said to me, "You stand forgiven, broken, yet rebellious. I showed this time to save it from the sin of forgiving." तो ये रिसिटेशन मैंने कविता का किया, और अब हम लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला लाइन देखिए, द बर्निंग घाट। बर्निंग घाट मतलब होता है शमशान घाट, यानी हिंदू धर्मावलंबियों का मानना है कि जो शमशान घाट होता है एक निश्चित स्थल होता है जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। तो बर्निंग घाट मतलब होता है शमशान घाट। आप लोग भी गए होंगे मुर्दों को जलाने के लिए शमशान घाट, तो उसी शमशान घाट के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है, जिसे हम क्रीमेटोरियम भी कह सकते हैं। अब देखिए, इरप्टेड जो है पास्ट फॉर्म है इरप्ट का। इरप्ट मतलब होता है ब्रेक आउट या थ्रू आउट करना,
मतलब निकलना, अचानक सडनली जो है वह ब्रेकआउट करना, निकल पड़ना। और फास्फोरेसेंस मीन्स होता है इमिशन ऑफ लाइट ऑफ समथिंग, यानी प्रकाश का उत्सर्जन। यदि किसी भी वस्तु को जलने के बाद जो लाइट हमें ऑप्शन होता है, प्राप्त होता है, उसे हम लोग फास्फोरेसेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है लाइट का सेंस लीजिए। तो पहला लाइन देखिए, बर्निंग घाट, लिटरल मीनिंग अगर लेते हैं तो बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेसेंस, यानी शमशान घाट लाइट को इमिट किया, मतलब शमशान घाट से लाइट, प्रकाश वह निकल पड़ा। अब देखिए नॉन लिटरल सेंस देखिए, यहाँ पर कवि जो है बता रहे हैं कि एक शमशान घाट है जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, और वहाँ पर मुर्दों को जलाने की वजह से उसमें क्या निकलता है, लाइट निकलता है, फास्फोरेसेंस निकलता है, वो इरप्ट करता है। एंड वॉन्डरिंग गोस्ट लाइट्स फ्रैटेंड पासर्स बाय। अब देखिए वॉन्डरिंग मतलब क्या होता है, मतलब विचरण करने वाला। गोस्ट मतलब क्या होता है, भूत होता है। लाइट्स मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर प्रकाश देना। और फ्राइटेंड जो है पास्ट फॉर्म है फ्राइटन का, तो फ्राइटन मतलब होता है डराना। और पासर्स बाय मतलब होता है पथिक, पासर्स बाय मतलब पथिक होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है एंड वॉन्डरिंग गोस्ट, और जो विचरण करने वाले भूत पिशाच है वह उस लाइट के माध्यम से इधर उधर विचरण करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और ये सारे दृश्यों को देख करके, इन सारे भयावह दृश्यों या भूत पिशाचों के छायाओं को देख करके पास से गुजरने वाले राहगीरों के लिए वह डरावना का विषय है। कहने का मतलब वो जो शमशान घाट है वह नदी के किनारे है, और नदी के किनारे ही एक रूट है, रास्ता है, जिससे पथिक लोग, पासर बाई जो है इधर उधर आता जाता है। तो जब भी पासर्स बाय यानी पथिक लोग उस शमशान घाट में जलते हुए मुर्दों को देखते हैं तो उसे डर सा लगता है, यानी वह दृश्य जो है वह भयावह आकृतियों वाले भूत पिशाच विचरण करने वाले लाइट के प्रभाव से, तो वे उन राहगीरों को डराने का कार्य करते हैं। उन दृश्य को देख करके राहगीर डर जाते हैं। एज मून लाइट स्कटल्ड एमंग द बोन्स। अब देखिए जो मून लाइट है, जो चंद्रमा का प्रकाश है, वह अस्थियों जैसे बोन्स मतलब क्या होता है, अस्थियों के बीच से शीघ्रता पूर्वक दौड़ रहा था। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए मून लाइट मतलब तो चंद्रमा का प्रकाश, स्कटल मतलब होता है टू रन क्विकली, तेजी से दौड़ना। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि मून लाइट यानी रात्रि का मतलब कुछ संध्या का समय है, तो मून लाइट है, मूनलिट नाइट है, और उसका जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वह अस्थियों पर पड़ रहा है, और अस्थियां जो है वह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद once strolling at down past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रॉलिंग मतलब क्या होता है, चहलकदमी करना। चहलकदमी करना मतलब टू वॉक लीजरली, मतलब आराम से अगर हम लोग कहीं घूमते हैं तो उस स्थिति को हम लोग टू स्ट्रॉल कहते हैं, स्ट्रॉलिंग करना। एट डाउन मतलब होता है उषा काल में या सूर्योदय बेला में, और पास्ट मतलब से होकर, और रिवर बैंक मतलब होता है नदी का तट, और घाट मतलब शमशान घाट। अब जो यह वर्णन किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि मूनलिट नाइट है, अंधकार है, रात्रि होने वाला है। एक बार कभी, यानी यहाँ पर देखिए वी का प्रयोग किया गया है, देखिएगा आप 5वां लाइन में वी का प्रयोग किया गया है। वी मतलब हम लोग। अब किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो कवि के पिताजी के लिए और कवि स्वयं के लिए। तो एक बार कवि अपने पिताजी के साथ घूम रहे थे
चहलकदमी कर रहे थे। कब? एट डाउन, मतलब उषा काल में, मतलब सूर्योदय बेला में। अब कहाँ स्ट्रॉलिंग किस होकर के कर रहे थे? तो उसी शमशान घाट के बगल में जो नदी था, नदी के बगल में जो रूट था, रूट से होकर वह स्ट्रॉलिंग कर रहा था। और स्ट्रॉलिंग करते करते वे लोग एम्बर्स को देखे। एम्बर्स मतलब होता है अंगारा। एम्बर मतलब अंगारा। जैसे मान चलिए कि कोई लकड़ी है या कोयला है जो जल नहीं रहा है, लेकिन रेडनेस उसमें है, लालिमा है, लालीपन जो है लिए हुए है, तो उसे हम लोग कहते हैं इम्बर। तो कहा जा रहा है कि वी सॉ इम्बर्स, हम लोगों ने इम्बर्स को देखा। कौन देखा? तो पोइट और उसके पिताजी। अब देखिए इम्बर्स को किस स्थिति में देखा? कहता है कि लूजिंग, खोते हुए। क्या खोते हुए? तो देयर क्रूअल रेडनेस, उनके क्रूर लालिमा, यानी वो जो लालिमा है एम्बर्स का, वह खो रहा है, यानी परिवर्तित हो रहा है। किस में? तो ग्रे एस में, यानी भूरे रंग की राख में परिवर्तित हो रहा है। दैट सबेलोज ऑल, जो इम्बर्स सभी चीज को निगल लेने में सक्षम है। अब देखिए वहां पर चूंकि मुर्दा को जलाया गया है, जलाया जाता है, वहां पर जो है बहुत सारे इम्बर्स पड़े हुए होते हैं। और ये कवि और उनके पिता ये सारे परिदृश्यों को देख भी रहे हैं कि मुर्दा जल गया है और उसमें इम्बर्स अभी बाकी है, उससे धुआं जो है वह काफ़ी मात्रा में निकल रहा है, जो आकाश को आच्छादित करने में सक्षम है। तो कहा जा रहा है कि उस क्रूअल रेडनेस को राख में परिवर्तित होते हुए देखा। अब देखिए यहाँ पर कवि का कहना है कि रेडनेस को यहाँ पर क्रूअल कहा है। क्यों? क्योंकि क्रूअल इसलिए कहा है कि फायर जो है वो किसी चीज को नहीं छोड़ता है, वो सभी चीज को जला करके राख कर देता है, इसलिए यहाँ पर क्रूअलिटी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब कहा जा रहा है कि जो क्रूअल रेडनेस है वह ग्रे एस में परिवर्तित हो रहा है, भूरे रंग की राख में। तो इससे कवि का यह भी कहने का अभिप्राय है कि चाहे कोई भी लोग, चाहे यूथ जब वो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन में रहता है, तो उसे भी ओल्डहुड देखना पड़ता है, ओल्डेस्टर देखना पड़ता है, उसे भी एक ना एक दिन लाचार होना पड़ता है। यानी जो इस दुनिया में आए हैं एक दिन जरूर जाएंगे। अब देखिए दैट टू द ग्रे एस दैट सबेलोज ऑल, यानी इम्बर्स क्या करते हैं, वे सभी चीजों को शबेल्लो कर लेते हैं, वो निकल जाते हैं, चाहे कोई भी चीज हो। अब कहता है कि हाफ कुक्ड लिम्स बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, लेकिन वहां पर वे दोनों देख रहे हैं हाफ कुक्ड लिम्स को, मतलब अध पके शरीर के अंगों को। चूंकि फायर जो है पूर्णतः लिम्स को, यानी शारीरिक अंगों को नहीं जला पाया है, और पूर्णतः नहीं जलाए, इसीलिए यह फायर्स का डिबॉचरी हुआ। डिबॉचरी मतलब होता है क्या? इमोरल बिहेवियर, मतलब अनैतिक व्यवहार। तो कहा कि हम देख रहे हैं उन अध पके शरीर के अंगों को, और यह विटनेस है, यह गवाह है। किसका गवाह है? तो फायर्स के डिबॉचरी का। यानी फायर जो है वह इमोरल एक्ट किया है, वह बिहेवियर इमोरल बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि वह पूर्णतः जो है उस लाश को, कॉर्प्स को या डेड बॉडी को वह नहीं जलाया है, इसलिए फायर जो है वह डिबॉचरी का यहाँ प्रतीक है। अब माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुम देख रहे हो उन अध जले फिंगर्स को। यहाँ पर हाफ बर्न्ड मतलब होता है अध जला, अध जला। तो कहा जा रहा है कि मेरे पिताजी ने कहा कि तुम देख रहे हो उन अध जले उंगलियों को, एंड बोन स्टब्स, और
उन हड्डी अवशेषों को, अस्थि अवशेषों को। कहने का मतलब है कि फायर जो है वो पूर्णतः उस डेड बॉडी को नहीं जला पाया, और कुछ जो है बोन स्टब्स वहाँ रह गया है, हाफ बर्न्ड फिंगर्स रह गया है, और हाफ कुक्ड कुछ लिम्स भी देखा गया है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड। उनका पिताजी का कहना है कि फायर भी कभी कभार मृत व्यक्तियों को पूर्णतः जलाना भूल जाता है, यानी वो पूर्ण ढंग से नहीं जला पाता है। A Zoroastrian eye, my child fingers clenched into a little knot of pain. अब ये सोच रहा है, कभी का सोचना है कि मैं तो जोरोस्ट्रियन हूँ, मैं पारसी धर्म को मानने वाला हूँ, मेरे लिए तो फायर क्या है, गॉड लाइक है। लेकिन जब गॉड भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, फिर हम कैसे यह विचारें कि मैं पूर्णता के साथ कोई भी कार्य संपन्न करूं, जब गॉड जो है वो अपना कर्तव्य सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। ऐसा सोच करके और वो कह रहा है कि माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड। जब ऐसा दृश्य को वह देखा प्रत्यक्षदर्शी होकर के, वे और उनके पिता तो गुस्सा से उनके हाथ मुड़ गए, उनके सारे उंगलियां मुट्ठी में परिवर्तित हो गए। हम लोग गुस्से में क्या करते हैं, हम लोग अपने उंगलियों को मुट्ठी में परिवर्तित करके और गुस्सा को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह कह रहा है कि माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड। उस वक्त वह बच्चा ही था कभी, तो कह रहा है कि जिस वक्त मैं यह देखा, जिस वक्त मैं अपने पिताजी से यह चीज़ सुना कि जोरोस्ट्रियन जो कि फायर को गॉड लाइक मानता है, वह भी अपने कर्तव्य को पूरा ढंग से नहीं कर पाता है, तो हमारे अंदर एक गुस्सा उत्पन्न हुआ और मेरे पांचों उंगलियां जो है वो मुड़ गया और फिस्ट का रूप लिया। इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन, यानी दर्द की नन्ही गांठ में सिमट कर रह गया। कहने का मतलब वह दर्द जो है, वह जो देखा, वह सोचा, वह कह रहा है कि अंदर मेरे अंतरात्मा में वह दर्द भर गया इस परिस्थिति को देख करके। और आई शोर टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और मैंने शपथ लिया, मैंने शपथ लिया टू सेव फायर, आग को बचाने, आग को शिव करने का। किससे? फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आग के भुलक्करपन के पाप से, यानी भुलक्करपन के पाप से फायर को बचाने का मैंने प्रण लिया। कहने का मतलब है यहाँ पर जो है कवि का मानना है कि ये जो प्रचलन है मुर्दों को जलाने का, तो यह प्रचलन बहुत ही खराब है, यह जो बहुत ही पैथेटिक प्रैक्टिस है, यह बहुत ही क्रूअलसम प्रैक्टिस है, बहुत ही रूड एक्ट है। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि इससे एक टेरिबल प्रॉब्लम जो है वह उत्पन्न होता है, इकोसिस्टम मेरा खराब हो जाएगा और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की उत्पत्ति होगी। तो इसलिए फायर को शेव करने की ज़रूरत है, यानी जो हम लोग जलाते हैं मुर्दों को नहीं जलाएं। और इसके लिए जो है कोई एडिशनल या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लेना होगा, क्योंकि यह भी रूड एक्ट है सही मायने में। उसके बाद कहा जा रहा है कि इट नेवर फॉरगॉट, मैं यह घटना कभी नहीं भूला, मैं अपने इस घटना को मैं अपने दिमाग में, मस्तिष्क में कोऑर्डिनेट करके रखा। एंड 20 years since as I consigned my first burn to the flames, ताकि 20 वर्ष गुजर जाने के बाद भी मैं उस घटना को ताज़ा अपने दिमाग में रखा। अब जब I consigned my first burn to the flames, जब मैंने अपने प्रथम संतान को, ज्येष्ठ पुत्र को फ्लेम्स यानी फायर में कंसाइन कर दिया, यानी जला दिया। क्यों? क्योंकि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 miles, क्योंकि जो निकटतम जो टावर ऑफ साइलेंस था, शांति की मीनार था, वह हजारों मील
दूर था। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, कभी भी एक बार अपने प्रथम संतान बेटा को, ज्येष्ठ पुत्र को अग्नि को सुपुर्द किया, अग्नि में जला डाला, तो यह क्या है? अग्नि में जलाना, यह तो रिलीजन के अगेंस्ट में काम किया, क्योंकि वह तो जोरोस्ट्रियन है, और जोरोस्ट्रियन जो है फायर में वो कभी कॉर्प्स को नहीं जलाता है, लेकिन यह कॉर्प्स में जलाया, ये तो बहुत ही बड़ा शिन किया, पाप किया। तो कहते हैं कि 20 वर्ष गुजर जाने के बाद भी मुझे याद है कि जब मैंने अपने प्रथम संतान या ज्येष्ठ पुत्र को फायर या फ्लेम्स में कंसाइन कर दिया, में क्रीमेट कर दिया, उस वक्त कुछ मजबूरियां थी। वह मजबूरियां हैं कि द नियरेस्ट यानी निकटतम जो टावर ऑफ साइलेंस था वह हजारों मील दूर था, तो वहां पर कैसे जाया जाता, इसलिए टावर ऑफ साइलेंस में न जा करके वह फायर में क्रीमेट कर दिया, तो यह बहुत बड़ा पाप किया। टावर ऑफ साइलेंस के विषय में जानकारियां हम पहले दे चुके हैं। तो टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? संक्षेप में एक सर्कुलर, एक रेज्ड, और कह सकते हैं कि एक ओपन टॉप्ड स्ट्रक्चर या टावर होता है, और उसी में जो है जोरोस्ट्रियंस को मरने के बाद फेंक दिया जाता है, कैरियन बर्ड्स के लिए आहार बन जाता है। चलिए, तो टावर ऑफ साइलेंस जो है वह हजारों मील दूर था। द फर्म हिम सेड टू मी, इस पर देखिए क्या कहता है, फर्म हिम, फर्म मतलब होता है अटल, अटल या दृढ़, हिम मतलब होता है ईश्वर के स्तुति गीत। सेड टू मी, मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें माफ कर दिया गया, तुम जो एक्ट किए मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, फिर भी तुम्हें माफ कर देता हूँ। ब्रोकन एट रिबेलियस, ब्रोकन वो तो टूटा हुआ है, वह तो टूटा हुआ है, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ होना। क्यों? क्योंकि वह रिलीजन के अगेंस्ट में कार्य किया कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को, फर्स्ट बर्न चाइल्ड को वह अग्नि को सुपुर्द कर दिया, तो इसलिए वो ब्रोकन है। एंड एट रिबेलियस, और अपने आप को वह रिबेलियस कंसीडर करता है, विद्रोही, विप्लवी अपने आप को कंसीडर करता है, और कहता है आई शोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, और कहता है कि मैं इस बार, दिस टाइम मतलब इस बार, आई श्योर मैं शपथ लिया, टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, माफ करने की, पाप से बचाने का। यानी वो जो कहा कि मैं आपको फॉरगिव कर देता हूं फायर, तो कहता है कि हम दूसरी बार ऐसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि उन्हें हमें माफ करना पड़े और हमें माफी मांगनी पड़े, इसलिए माफ करने की पाप से मैं इसे बचाऊंगा। कहने का मतलब अब मैं रिलीजन के अगेंस्ट में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जो है ये कविता खत्म होती है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड जो है समझने में दिक्कत यदि हुआ होगा तो आप कमेंट के जरिए हमें सूचित करें, हम इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। यहाँ पर देखिए बोन स्टफ जो देख रहे हैं आप, बोन स्टफ, स्टफ मतलब क्या होता है? अवशेष होता है, रिमेन्स कहते हैं, रिमेनिंग पार्ट। और एट टाइम्स एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कभी कभार या यदा कदा। और जोरोस्ट्रियन तो समझ गए, पारसी धर्म के लोग। और क्लेंच मतलब क्या होता है? मुट्ठी बांधना गुस्से में। और लिटिल मतलब छोटा, नॉट मतलब गांठ, और पेन मतलब दर्द। और शोर जो है SWORE, यह पास्ट फॉर्म है श्वेर का। श्वेर मतलब शपथ लेना, कसम खाना, और शोर मतलब कसम खाया। फॉरगेटफुलनेस मतलब विस्मरण होता है या कह सकते हैं भुलक्कड़पन। उसके बाद रिबेलियस तो विद्रोही हो गया, ब्रोकन टूटा हुआ हो गया। उसके बाद फॉरगिविंग मतलब माफ करना हो गया, टावर ऑफ साइलेंस शांति की मीनार हो गया, कंसाइन मतलब सुपुर्द करना या हाँ सुपुर्द करना हो गया। उसके बाद फ्लेम्स मतलब फायर हो जाएगा। और फॉरगिवन तो ये फॉरगिव का वर्ब 3 है। तो आपका यह कविता समाप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही सक्सेसफुली दारूबाला अपने व्यूज़ को इंक्लूड किए और
जो रिलीजन का जो रिवर्ट ट्रेडिशन है, ये जो चेरिस्ड कस्टम्स है, स्पेशली हिंदूज़ का दाह संस्कार करने का, तो इससे वह छोड़ने का, इस प्रथा को बंद करने का वह प्रोपेगेंडा शामिल किया। उसके अगेंस्ट में अपना विचार जो है वो सक्सेसफुली रखे। तो दोस्तों यह कविता ख़त्म होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद।